गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था श्वसन की क्रियाविधि। पहला था अपना निःश्वसन। निःश्वसन में मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में भरना या शरीर में लेना निःश्वसन कहलाता है। इस क्रियाविधि में क्या होता है कि एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय क्रियाविधि होती है। इसमें बाह्य अंतराप्रसुप पेशी में संकुचन होता है और जैसे ही बाह्य अंतराप्रसुप पेशी में संकुचन होगा अपना डायफ्राम कैसा हो जाएगा, गुम्दाकार से चपटा हो जाता है। पसलियाँ ऊपर उठती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है। फिर क्या होगा कि अंदर का वायुदाब कम होने से वायुमंडल की वायु फेफड़ों में भर ली जाती है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। फिर मैंने बताया कि निःश्वसन की प्रक्रिया के बाद उद्श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो एक निष्क्रिय प्रावस्था होती है। यह सामान्य रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता। कहने का मतलब ये होगा कि बाह्य अंतराप्रसुप पेशियाँ, अपना डायफ्राम, अपनी पसलियाँ, स्टर्नम मूल अवस्था में आते हैं, अपनी मूल स्थिति में आने का प्रयास करती हैं और जैसे ही मूल स्थिति में आती हैं तो डायफ्राम पुनः कैसा हो जाता है? गुम्दाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुम्दाकार हो जाता है और ये शिथिल अवस्था में पड़ जाते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन घटे जाता है। वक्ष गुहा का आयतन घटने से वायुदाब बढ़ेगा और शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या थी? यानी श्वसन की क्रियाविधि थी। आज हम श्वसन से संबंधित कुछ आयतन की बात करते हैं। देखो, श्वसन संबंधी आयतन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें यहाँ से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है, नीट की एग्ज़ाम में भी कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं श्वसन संबंधी आयतन से। इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को आप स्टडी करेंगे। देखो, अब मेरे साथ जुड़िए। श्वसन संबंधी आयतन क्या है? पहले आयतन की बात करते हैं हम, ज्वारीय आयतन। देखो, ज्वारीय आयतन क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है? टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन क्या चीज़ है? निःश्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई वायु तथा उद्श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतन कहलाती है। एक बार फिर से देखो परिभाषा को। निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा और उद्श्वसन में मुक्त की गई वायु की मात्रा का जो योग है वो क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। देखो, मनुष्य एक निःश्वसन में 500 ml वायु ग्रहण करता है तथा एक उद्श्वसन में 500 ml वायु क्या कर देता है? शरीर से बाहर मुक्त कर देता है। तो देखो, एक ज्वारीय आयतन में, एक निःश्वसन ज्वारीय आयतन में 500 ml वायु लेगा, एक उद्श्वसन ज्वारीय आयतन में 500 ml वायु वायुमंडल में मुक्त कर देता है। एक स्वस्थ मनुष्य 6000 से 8000 ml प्रति मिनट की दर से क्या करता है? ज्वारीय आयतन को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह 1 मिनट में 6000 ml वायु निःश्वसित कर सकता है और 6000 से 8000 वायु उद्श्वसित कर सकता है। तो ज्वारीय आयतन क्या चीज़ हुआ? निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु और उद्श्वसन में मुक्त की गई वायु का जो आयतन है या जो मात्रा वो क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतन कहलाती है। अब इसमें दूसरा आयतन है निःश्वसन आरक्षित आयतन। देखो ध्यान से सुनना, निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, ये क्या चीज़ है? देखो, बलपूर्वक निःश्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई वायु की मात्रा निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। वो तो सामान्य अवस्था में होने वाली, ज्वारीय आयतन तो सामान्य अवस्था में होने वाली प्रक्रिया थी। अब बलपूर्वक निःश्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। निःश्वसन, इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, निःश्वसन आरक्षित आयतन क्या है? बलपूर्वक निःश्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई वायु की मात्रा निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है, जिसका मान 2500 से 3000 ml होता है। फिर नंबर 3 बात करें, उद्श्वसन आरक्षित आयतन। देखो, उद्श्वसन, इसे हम उच्चवसित बोल सकते हैं, इसे हम बहिश्वसन आरक्षित आयतन कह सकते हैं। देखो ये क्या चीज़ है? एक्सपायरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ERV क्या है। बलपूर्वक उत्सवसन की प्रक्रिया में निकाली गई या मुक्त की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है, उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहलाती है। एक बार फिर से देखो, बलपूर्वक के उत्सवसन की प्रक्रिया में मुक्त की गई वायु की मात्रा उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहलाती है, ERV है। इसका मान 1000 से 1100 ml होता है। इसका मान कितना होता है, 1000 से लेकर के 1100 ml तक होता है। अब देखो नंबर 4 की बात करें, अवशेषी आयतन। नंबर 4 देखो क्या है, अवशेषी आयतन RV, अवशेषी आयतन RV। बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा। देखो उत्सवसन की प्रक्रिया में यानी बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में रहती है या फेफड़ों में जो वायु की मात्रा शेष रह जाती है उसे क्या कहते हैं, अवशेषी आयतन कहते हैं। इस परिभाषा को अच्छे से समझो। देखो क्या है कि उत्सवसन की प्रक्रिया में बलपूर्वक वायु की मात्रा शरीर से बाहर निकालेंगे, इसके बाद भी जो मात्रा फेफड़ों में शेष रह जाती है वो अवशेषी आयतन कहलाती है और इसका मान 1100 से 1200 ml तक होता है। 1100 से 1200 ml तक होता है। तो हमने कितने श्वसन संबंधी आयतन की बात की, 4। पहला कौन सा था, ज्वारीय यानी ग्रहण की गई वायु की मात्रा और मुक्त की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है। नंबर 2 क्या था, निःश्वसन आरक्षित आयतन यानी बलपूर्वक के निःश्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई वायु की मात्रा निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है, जिसका मान मैंने 2500 से 3000 ml बताया। फिर इसके बाद 3 नंबर था अपना उत्सवसन आरक्षित आयतन यानी बलपूर्वक उत्सवसन की प्रक्रिया में मुक्त की गई वायु की मात्रा उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहलाती है और जिसका मान कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है। फिर नंबर 4 था अपना अवशेषी आयतन RV। अवशेषी आयतन क्या होता है कि बलपूर्वक उत्सवसन की प्रक्रिया में बलपूर्वक मुक्त की गई वायु की मात्रा के अलावा जो वायु किसमें शेष रह जाती है, फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे अवशेषी आयतन कहते हैं और जिसका मान कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। अब इनके अलावा श्वसन संबंधी कुछ कैपेसिटीज़ हैं। देखो श्वसन संबंधी क्षमताएं, उसमें सबसे पहली क्षमता है निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। ध्यान से देख लो क्या होता है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है निःश्वसन क्षमता कहलाती है। एक बार फिर से समझना क्या परिभाषा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाती है, निःश्वसन क्षमता कहलाती है। देखो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, IC बराबर IRV और प्लस का TB यानी ऐसे भी बता सकते हैं हम कि निःश्वसन आरक्षित आयतन और ज्वारीय आयतन का योग क्या कहलाता है, निःश्वसन क्षमता कहलाता है। या हम कह सकते हैं वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाती है, निःश्वसन क्षमता कहलाती है। देखो इसका काउंट करते हैं। IRV मैंने आपको बताया इसका अमाउंट होता है 2500 से 3000 ml और टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml। तो इसकी उच्चतम कोटि का मान इसके साथ में काउंट करो तो कितना हो जाता है, 3500 ml। तो निःश्वसन क्षमता का मान कितना होता है, 3500 ml होता है। कैसे प्राप्त कर लिया, IRV के साथ में किसको काउंट कर दिया, TB को काउंट कर दिया। TB क्या है, टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन। तो अपना पहला हो गया निःश्वसन क्षमता। अब नंबर 2 बात करें, इसमें आएगा उच्च श्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी EC की बात करें तो क्या होगा इसमें कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो उत्सवसन में मुक्त की जाती है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उत्सवसन में बाहर मुक्त की जाती है, बाहर निकाली जाती है, वो क्या कहलाती है, उत्सवसन क्षमता कहलाती है। इसका मान कैसे निकालेंगे, EC बराबर ERV प्लस का TB यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम का टोटल अमाउंट किसके बराबर होता है, EC के बराबर होता है। देखो मान कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मान मैंने आपको बताया 1000 से लेकर 1100 ml और प्लस टाइडल वॉल्यूम का मान मैंने कितना बता दिया, 500 ml। तो इसकी उच्चतम सीमा को इसके साथ में काउंट कर लो तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1600 ml। तो उत्सवसन क्षमता का मान कितना होता है, 1600 ml होता है। अब नंबर 3 की बात करें, जैव क्षमता।
जैव क्षमता क्या चीज़ है। देखो नंबर 3 में हम बात करते हैं जैव क्षमता यानी विटल कैपेसिटी। ये भी शानदार चीज़ है। विटल कैपेसिटी क्या चीज़ है। देखो जैव क्षमता का मतलब यहाँ क्या है कि एक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा और उत्श्वसन में मुक्त की गई वायु की मात्रा का जो योग है वो क्या कहलाता है, जैव क्षमता कहलाता है। एक बार फिर से देखो VC को कैसे काउंट कर लेंगे। एक बार फिर से देखना, निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा तथा उत्श्वसन में मुक्त की गई वायु की मात्रा का योग क्या कहलाता है, जैव क्षमता कहलाता है। देखो तो फिर कैसे निकालेंगे, IRV प्लस ERV और प्लस TV। ये क्या है, ये क्या है। मैंने तो बताया था कि निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा और उस श्वसन में मुक्त की गई वायु की मात्रा, फिर टीवी कहाँ से आ गया। तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो अपना वॉल्यूम है इसका, कि इसमें जो मात्रा किस में शेष रह जाती है, यानी टाइडल वॉल्यूम है निःश्वसन की प्रक्रिया में, वो उसको साथ में काउंट करना पड़ता है। तो देखो मान निकालते, इसका मान था अपने पास में 2500 और कितना है 3000 प्लस ERV का मान है 1000 से लेकर के 1100 और प्लस टाइडल वॉल्यूम का मान कितना है अपने पास में 500। तो इसकी उच्चतम सीमा को लिखो 3000, इसकी उच्चतम सीमा है अपने पास में 1100 और आगे कितना हो गया 500। काउंट करो टोटल तो अपने पास में कितना आ जाएगा 4600 ml। तो जैव क्षमता कितनी होती है फेफड़ों के लिए 4600 पाई जाती है। कैसे काउंट कर लिया, IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसके साथ में काउंट करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 4600 ml मानी जाती है। ये किसकी मात्रा हो गई, जैव क्षमता की मात्रा हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर अगले की, तो वो है कार्यात्मक या हम कह सकते क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। देखो फंक्शनल क्या चीज़ है, कार्यात्मक नाम से स्पष्ट क्रिया करने वाली क्रिया है, इसमें काम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो उत्श्वसन की जो प्रक्रिया है, ध्यान से देखो नाम से स्पष्ट है, उत्श्वसन होगा, वायु की मात्रा बाहर मुक्त की जाती है, अवशिष्ट का मतलब RV है। तो यानी उत्श्वसन की प्रक्रिया के बाद जो फेफड़ों में जो मात्रा वायु की बचती है, उन दोनों का टोटल क्या कहलाता है, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता कहलाता है, यानी FRC। क्या कहलाता है, FRC। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ERV और प्लस किसके बराबर हो जाएगा, RV के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो क्या चीज़ है, FRC कार्यात्मक या क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता क्या है कि उत्श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस मुक्त की जाती है उसके बाद जो फेफड़ों में रह जाती है, दोनों का काउंट क्या कहलाता है, FRC कहलाता है। मान देखो इसका मान है 1000 से लेकर के 1100, 1000 से लेकर के कितना है 1100, और इसका मान अपने पास में कितना आता है, तो देखो RV की मान की बात की थी 1100 से लेकर के 1200 तक। इसकी उच्चतम सीमा कितनी है 1100, इसकी कितनी है 1200, दोनों को काउंट कर दो तो अपने पास में कितना आ जाएगा 2300 ml आ जाएगा। तो क्रियात्मक कार्यात्मक अवशिष्ट कैपेसिटी कितनी है फेफड़ों की 2300 ml। कैसे काउंट करेंगे, ERV प्लस का RV, या हम क्या कर सकते हैं, ERV का मतलब है यानी बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा प्लस फेफड़ों में बची वायु की मात्रा का टोटल योग क्या कहलाता है, क्रियात्मक कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता कहलाता है। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आता TLC। TLC क्या है, देखो TLC का मतलब है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये हो गया अपना TLC, यानी फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता। देखो फेफड़ों की कुल क्षमता का यदि आपको काउंट करना है तो इसमें हम किस किस का योग करेंगे, देखो जैव क्षमता, किसका काउंट कर लेते हैं इसके बाद में, जैव क्षमता, और प्लस में किसका कर लेते हैं, अवशिष्ट आयतन का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन का कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि फेफड़ों की कुल जो क्षमता है, अब देखो विटल जो कैपेसिटी थी, विटल कैपेसिटी का मान और इन दोनों का मान यदि हम क्या कर दें, काउंट कर दें, तो देखो इसका मान हमने प्राप्त किया था 4600। हम जानते अवशिष्ट यानी RV है ये देखो, इसको यदि शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो VC प्लस का RV। क्या लिख सकते हो, VC प्लस का RV। तो VC का मान कितना 4600 और RV का मान कितना है 1100 से 1200। तो इसकी उच्चतम सीमा को काउंट इसके साथ में करूँ तो 4600 प्लस 1200 अपने पास में कितना आ जाएगा 5800 ml।
तो अपने टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी पाई जाती है? फेफड़ों की 5800 ml पाई जाती है। ये थी पूरी श्वसन से संबंधित क्षमताएं और आयतन, जिसमें हमने ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, उत्श्वसन आरक्षित आयतन और अवशेषी आयतन और कुछ क्षमताएं थी, जिसमें निःश्वसन क्षमता, उत्श्वसन क्षमता, कार्यात्मक आरक्षित क्षमता, जैव क्षमता, ये टोटल यानी फेफड़ों की कुल क्षमता का अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक अपना इस पाठ का कृत्रिम श्वसन। देखो कृत्रिम श्वसन क्या चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए, यानी वो पानी में डूब जाए, विद्युत के झटके लग जाएं या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो उसकी श्वसन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कंडीशन ये है कि उसकी यदि हृदय स्पंदन जारी है तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन के द्वारा बचाया जा सकता है। देखो आजकल कृत्रिम श्वसन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मुख से मुख मिलाकर सांस देने वाली विधि अधिक कारगर साबित होती है। कृत्रिम श्वसन में इसकी विधि के चरण क्या है? तो पहला चरण क्या होगा कि रोगी को कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति क्या काम करेगा? अपना एक हाथ रोगी की गर्दन के नीचे रखेगा, दूसरा हाथ उसके माथे पर लगाएगा और गर्दन पर के नीचे जो रखा गया हाथ है उसे गर्दन को ऊपर इस प्रकार उठाता है कि गर्दन पूरी खिंच जाए और जीवा जो है वो पीछे से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, ताकि श्वास नली क्या हो जाए? खुल जाए, यानी श्वसन मार्ग खुल जाए। अब वो 2 नंबर चरण में क्या काम करेगा? यानी माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को क्या कर देगा? बंद कर देगा और कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख से मिलाकर क्या कर देता है? उसको वायुरुद्ध बना देता है। और उसमें 3 नंबर चरण में क्या होगा? फिर 3 नंबर चरण में ये होगा कि कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति को 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु उसके फेफड़ों में भरेगा, ताकि उसमें क्या हो जाए? श्वसन की जितने भी तंत्र हैं वो शुरू हो जाएं। फिर अगले चरण में क्या होगा कि उसकी नाक और मुख को खुला रख करके उस श्वसन की प्रक्रिया को नोट किया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन में यदि 1 मिनट में 12 बार से अधिक, या हम कह सकते हैं 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु यदि उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है तो उस व्यक्ति में श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ धीरे धीरे। कृत्रिम श्वसन क्या है? किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की श्वसन की क्रिया बाधित हो जाए और यदि हृदय स्पंदन जारी है तो कृत्रिम श्वसन के द्वारा उसको बचाया जा सकता है। कृत्रिम श्वसन में क्या करेंगे? पहले चरण में क्या होगा कि कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति रोगी अपना एक हाथ रोगी की गर्दन के नीचे रखेगा और दूसरा उसके ललाट या माथे पर रखेगा। नीचे रखे हाथ से गर्दन को ऊपर इस प्रकार उठाएगा कि पूरी की पूरी गर्दन खींच जाए और जीभ पीछे से क्या हो जाए? अलग हो जाए, ताकि श्वसन नली खुल जाए। 2 नंबर चरण में क्या होगा कि माथे पर रखे हुए हाथ से रोगी की नाक व मुख को क्या करेगा? वो बंद करेगा। नाक को क्या कर लेगा? बंद करेगा और फिर रोगी के मुख से मुख को इस प्रकार मिलाएगा, वो वायुरोधी बन जाए। फिर अगले चरण में क्या होगा कि वो रोगी को 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगुनी वायु देगा, ताकि उसमें क्या हो जाए? श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद में वो क्या नोट करेगा? यानी मुख और नाक को खुला छोड़ करके उच्च श्वसन की प्रक्रिया को नोट करेगा। तो ये था अपना कृत्रिम श्वसन। बाकी हम कल देखेंगे।